हेलो दोस्तों, थिंक बिग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो एक साइकोलॉजी बुक पर आधारित है जिसे पढ़ने के बाद दुनिया भर के लोगों की थॉट प्रोसेस ही चेंज कर दिया है। इस बुक का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे लिखा है डैनियल कॉलमैन ने। हमने बचपन से आज तक यही सुना है कि हमारा आईक्यू तेज होना चाहिए। अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमें आईक्यू लेवल बढ़ाना होगा। ऐसी कई बातें आपने अक्सर सुनी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आईक्यू तेज होने पर ही हम आगे बढ़ पाएंगे या सक्सेस हासिल कर पाएंगे। लाइफ में सफल होने के लिए आईक्यू के अलावा भी एक चीज होती है और वो है ईक्यू, यानी इमोशनल इंटेलिजेंट। यहाँ डैनियल कहते हैं कि हमारी लाइफ की सफलता में आईक्यू का योगदान सिर्फ और सिर्फ 20% ही है। बाकी के 80% का योगदान ईआई यानी इमोशनल इंटेलिजेंस का है। ऑथर कहते हैं, अगर आप सही जगह अपना इंटेलिजेंस इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपका आईक्यू लेवल हाई होने का कोई फायदा नहीं। अगर आपका इमोशंस ही आपके कंट्रोल में नहीं है तो फिर जीनियस होने के बावजूद भी आप फेल हो जाएंगे। ऐसे भी लोग हैं जिनका आईक्यू बड़ा हाई था, फिर भी वो सेम मिस्टेक रिपीट करते रहते थे। यूजुअली इसमें उनकी पर्सनल लाइफ इन्वॉल्व रहती है। आपने विंसेंट वैन गोह का नाम तो सुना ही होगा, द ग्रेट पेंटर। यह एक फेमस एग्जाम्पल है कि कैसे एक जीनियस भी बड़े इमोशनल इंटेलिजेंस से अफेक्टेड हो सकता है। वैसे सब जानते हैं कि वो बड़ा ग्रेट पेंटर था, बड़ा टैलेंटेड था, फिर भी वो पूरी लाइफ मेंटल इलनेस का शिकार रहा और अपने फीलिंग्स कंट्रोल करने के लिए स्ट्रगल करता रहा। इसलिए डैनियल कॉलमैन कहते हैं, ईआई कैन बेटर देन आईक्यू। जबकि एवरेज आईक्यू और गुड ईआई वाले लोग लाइफ में ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाते हैं, वही हाई आईक्यू और लो ईआई वाले लोग ऑलमोस्ट फेल ही होते हुए दिखे गए हैं। इस बुक में ऑथर ने बताया है कि ईआई यानी इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव की जा सकती है। इस बुक में ईआई के कंसेप्ट को थॉरली डिस्क्राइब किया गया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आपकी लाइफ में एक सेकंड ऐसा नहीं होगा जो इमोशन के बगैर गुजरता है। यह आपकी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा क्रूशियल पार्ट है। हमें इस इमोशनल पार्ट के साथ जीना सीखना ही होगा। यह सारे इमोशंस हमारे लाइफ के बाकी एरियाज को भी इन्फ्लुएंस करता है, जैसे कि हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, हमारा थॉट यानी हमारे विचारों को। इसका मतलब है कि हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे नॉर्मल इंटेलिजेंस को भी इन्फ्लुएंस करता है। हम सब लाइफ में कभी न कभी बहुत सैड होते हैं, लेकिन एक बात जो आपने शायद नोटिस की होगी, कैसे सैडनेस हमारी थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करती है। तब आप अपने पास्ट के अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा याद करने लगते हैं। जैसे कि आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया, यह आपके सैडनेस को ट्रिगर कर देता है, जिससे आपको अपने पहले वाले ब्रेकअप्स की याद आने लगती है। यह सारी मेमोरीज आपके सैडनेस को और ज़्यादा बढ़ा देगी, जिससे आपको अपनी लाइफ और भी ज़्यादा बदतर लगने लगेगी। लेकिन यह दूसरे तरीके से भी इफेक्टिव है। आप अपने थॉट से अपने इमोशंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यही चीज़ इस बुक का एसेंस है, ब्रेन एंड इमोशंस। डैनियल एक न्यूरोलॉजी एक्सपर्ट हैं। उन्हें ह्यूमन ब्रेन के काम करने के तरीके के बारे में अच्छी नॉलेज है। हमारे ब्रेन के इमोशंस बहुत ही डीप लेवल तक होते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन में कुछ ओल्ड और कुछ यंगर पार्ट मौजूद होते हैं। जो पार्ट इमोशन कंट्रोल करता है वो ब्रेन का काफ़ी पुराना पार्ट है। इतना पुराना होता है कि जब ह्यूमैनिटी की शुरुआत हुई थी। इसका मतलब हुआ कि हम अपने इमोशंस को एलिमिनेट या इग्नोर नहीं कर सकते, कभी भी नहीं, क्योंकि इनके होने का कुछ तो मतलब जरूर है। ब्रेन का यह पार्ट हमारे यंगर कॉर्टेक्स यानी कि सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस के डिसीजन को ओवरराइड कर सकता है। ऑथर का इससे मतलब है इमोशंस हमारे माइंड से भी स्ट्रांग होता है। ऐसा भी हुआ है कि कई एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस माइंड प्रॉपर इमोशनल इंटेलिजेंस के बगैर पूरी तरह से यूजलेस साबित हुई है। इमोशनल इंटेलिजेंस एक कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है, लेकिन अगर हम छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करके देखें तो इसे समझने में काफ़ी हद तक आसान होगा। आइडेंटिफाई योर इमोशंस। बहुत से लोग अपने इमोशंस को समझ ही नहीं पाते हैं, फिर ऑटोमेटिक वे में एक्ट करने लगते हैं। जैसे हम सभी कभी न कभी किसी बात को लेकर जेलस होते हैं, जो कि एक नेचुरल इमोशंस है। लेकिन जब हम ऐसे इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब दूसरों के लिए बुरा सोचना शुरू कर देते हैं। अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट करना ही गुड इमोशनल इंटेलिजेंस का फर्स्ट स्टेप है। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे हम अपने अंदर की इस चीज को ट्यूनिंग कर सकते हैं। जैसे कि मेडिटेशन एक अच्छा तरीका है, जिसके लिए आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। बस आराम से बैठ जाएं, धीरे धीरे लंबी सांसें लीजिए और माइंड को शांत रखिए। हालांकि आपके माइंड में बहुत सारी इधर उधर की बातें घूमना शुरू हो जाएगी, लेकिन अपने माइंड में थॉट को चलने दीजिए। बस ध्यान रखिए कि सारे थॉट आए और चले जाएं। आपको किसी थॉट को पकड़कर नहीं बैठना है, वरना यह आपके माइंड और जजमेंट पावर को ब्लॉक कर देगा। जब आपका माइंड रोज रोज के चिक से फ्री हो जाएगा तो आपको अपने इमोशनल स्टेट को परसीव करने में आसान हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप आज पूरा दिन परेशान रहे, आप थोड़ी देर के लिए भी मेडिटेशन करेंगे
तो देखेंगे कि सारा दिन आप ऑफिस के वर्क से परेशान थे, लेकिन आपकी डेली अनइम्पोर्टेंट चीजें ने इस रियल विजन को क्लाउड कर दिया था। इमोशनल मैनेजमेंट। ऑथर इस बात पर जोर देते हैं, इमोशंस हमारे इंटेलिजेंस को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन यह वन वे स्ट्रीट नहीं है। ज़्यादा स्पेसिफिक वे में कहा जाए तो आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। ये टॉपिक स्टेट ऑफ फ्लो के काफ़ी करीब है, जैसे फ्लो बुक पे काफ़ी अच्छे एक्सप्लेन किया गया है। द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिकल एक्सपीरियंस, खाली दिमाग शैतान का घर। यह कहावत यहाँ पर अप्लाई होती है क्योंकि खाली बैठे रहने से हमारे दिमाग में निगेटिव इमोशंस पैदा होते हैं। इसकी वजह किसी एक चीज़ पर फोकस कीजिए, जितना हो सके उतनी देर तक कंसंट्रेशन बनाकर रखिए, लेकिन इस बीच अपने फ़ोन या सोशल मीडिया अकाउंट को बिल्कुल ही चेक ना करें। अगर आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना है तो कुछ टाइम के लिए इन चीज़ों को भूलना होगा। बेशक मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारी काफ़ी मदद करती है, लेकिन अक्सर हम इसे मिसयूज करते हैं, जिसे साइकोलॉजिस्ट यह साबित कर चुके हैं। जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं वो सोशल नेटवर्क पर दूसरों से ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने या कुछ प्रोडक्टिव करने के बजाय ये लोग घंटों तक अपने सोशल नेटवर्क प्रोफाइल को स्क्रॉल करते रहते हैं, कुछ न कुछ ढूंढते रहते हैं। जिन लोग एंगर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है उनके लिए 10 सेकेंड रूल सबसे बढ़िया है। यह रूल बहुत ही सिंपल है। जब भी आपको लगे गुस्सा आ रही है तो आराम से बैठ जाइए, काउंटिंग शुरू कर दीजिए 10 से लेकर 1 तक। यह टेक्निक बहुत ही इफेक्टिव है, यहाँ तक कि बहुत से गुस्सैल और इम्पल्सिव लोगों को भी ये टेक्निक बहुत ही हेल्पफुल लगी है। मोटिवेट योरसेल्फ। इसका बेस्ट तरीका है आप अपने आप को टाइम टू टाइम रिवॉर्ड देते रहें, लेकिन इस चक्कर में आप ओवर द टॉप न चले जाएं, क्योंकि अक्सर लोग रिवॉर्ड्स के एडिक्टिव हो जाते हैं। रिवॉर्ड्स आपका अल्टीमेट गोल नहीं है, यह बस आपको गोल के लिए मोटिवेट करता है। मोटिवेशन के लिए हमेशा रीजनेबल गोल सेट कीजिए, जैसे कि आपको अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करना है। यह कोई इजी काम नहीं है, आपको इसे कुछ छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करना होगा जो आप इजीली पा सके। अब जैसे आप अपनी इमोशनल मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो दूसरी डोमेन जैसे कि एम्पैथी को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो आपको ऐसे में गोल कैसे रखना चाहिए? निश्चित है आप कोई ऐसा टास्क तो चूज नहीं करेंगे जो बहुत ज़्यादा इजी या हार्ड हो, क्योंकि इजी गोल आपको मोटिवेट ही नहीं करेगा और ज़्यादा हार्ड आपको बहुत ही परेशान कर सकता है। फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज मस्ट। अगर हर चीज़ प्लान के हिसाब से चलने लगे तो समझ लीजिए कि आप राइट ट्रैक पर हो। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आपको पीछे खींचने की फिराक में रहता है। आपको स्लो होकर अपने गोल्स के बारे में और भी ज़्यादा जानने का मौका मिलेगा। एम्पैथी, ये क्लाउड ह्यूमन कैरेक्टर है, क्योंकि इसके बगैर हम रह ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी आज के टाइम हम लोग एम्पैथिक और इनडिफरेंट होते जा रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट इस प्रॉब्लम को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। एक तरफ जहां वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वहीं हमें इसकी आदत सी हो गई है। लोग टीवी पर उतने ज़्यादा वायलेंस वाले प्रोग्राम देखने लगे हैं, हमें दूसरों को तकलीफ देखकर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यह हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप के लिए हमें इंसानों में एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम एम्पैथी को इम्प्रूव कर सकते हैं, बस आपको इसके एरियाज पर थोड़ा वर्क करना होगा। जैसे कि दूसरों को ऑब्जर्व कीजिए। अक्सर हमें पता ही नहीं चल पाता हमारा दोस्त या फैमिली वाले क्या फील कर रहे हैं। हम उनकी फीलिंग्स की परवाह ही नहीं करते, लेकिन उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके हम ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी सब्जेक्ट पर उनकी फीलिंग क्या है, वह कैसे रिएक्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन जेंडर। एक बात बिल्कुल सही है, फीमेल्स दूसरों को इमोशंस को एकदम सही समझने में सक्षम होती है। अगर इस बात को ज़्यादा डिफ्रेंशिएट किया जाए तो फीमेल्स में मेल्स की अपेक्षा ज़्यादा एम्पैथी होती है। यही सिंपल फैक्ट बहुत सी प्रॉब्लम को क्रिएट करती है। जैसे कि औरतों में कई बार शिकायत होती है उनके बॉयफ्रेंड या हस्बैंड एकदम क्लाउड नेचर के हैं। कई सारी फीमेल्स उनके इस क्लाउडनेस को गलत वे में ले जाती है। उन्हें लगता है कि उनका पार्टनर अब इतना प्यार नहीं करता या अब उन्हें नापसंद करने लगे हैं, लेकिन ये असली सच नहीं होती है। तो इसके बाद क्या होता है, फीमेल्स कई बार ओवर रिएक्ट कर जाती है, फिर अपने पार्टनर से इस बात को लेकर लड़ाई भी कर लेती है। फिर यहीं से सारी मुसीबतें शुरू होती है, क्योंकि फिर आदमी भी ओवर रिएक्ट करने लगता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि ब्रेकअप या डाइवोर्स पर जाकर खत्म होती है, क्योंकि मर्दों को लगता है कि उनकी पार्टनर उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तब यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे काम आता है? तो यहाँ पर एक बात अच्छे से समझ लीजिए, फीमेल्स इमोशनल इंटेलिजेंस में मर्दों से बेहतर होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर में ऑथर कहते हैं ग्रुप कॉन्टेस्ट में भी इमोशनल इंटेलिजेंस मैटर करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस वाले ग्रुप के लोगों में सोशल एटमॉस्फेयर और हार्मोनी को इम्प्रूव करना ज्यादा आसान होता है। हमें इस एरिया के बारे में केयरफुली रहना चाहिए।
जिससे कि हमें हाईली इंट्रोवर्ट और इमोशनल डिस्टेंट लोगों को ऐसे ग्रुप में मिक्स नहीं करना चाहिए। कुछ लोग अकेले काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उन्हें करने दीजिए, उनकी चॉइस की रिस्पेक्ट कीजिए। इमोशनल इंटेलिजेंस एंड हेल्थ। गुड इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी लाइफ को सेव कर सकता है। वैसे सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक एविडेंस है। ऑथर ने कई सारे स्टडीज मेंशन की है जो कि एंगर मैनेजमेंट और हेल्थ के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इस बारे में इन्वेस्टिगेट करती है। ऐसे लोग जो अपना एंगर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उनके 50 की उम्र में मरने की संभावना 7 गुना ज्यादा होती है। ज्यादा गुस्सा करना कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, जिसमें डेथ भी हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए कई टाइप की थेरेपी होती है, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी CBT अधिक इफेक्टिव होता है, जो लोगों को अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सिखाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस के और भी कई सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। जिनकी इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी होती है, उनके मेंटल हेल्थ भी काफ़ी अच्छी होती है। जैसे कि हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोग रिजेक्शन और ब्रेकअप्स को बहुत ही बेहतर ढंग से डील कर लेते हैं। ऐसा इसलिए भी संभव होता है क्योंकि ऐसे लोग अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना जानते हैं। वहीं कई लोग अपने ब्रेकअप्स होने के बाद फीलिंग्स को एक दूसरे से छिपाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगते हैं या स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इससे सिचुएशन और भी खराब हो जाती है। अपने इमोशंस को रिजेक्ट करने की बजाय उन्हें एक्सेप्ट करना सीखिए। अगर रोने का मन है तो आप रो लीजिए। रोना भी एक तरह का इमोशन होता है, जिसे बाहर निकालने पर मन हल्का हो जाता है और अच्छा फील करते हैं आप। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको बुक समरी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। हमसे जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विदा लेते हैं आपसे इस आशा के साथ कि फिर हम मिलेंगे। उठना उम्मीद उड़ान। मैं हूँ चंदन, साइनिंग ऑफ।